हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं आपको कराने वाला हूँ CTET 2018 का CDP क्वेश्चन पेपर ये सेकंड है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने 1 से 15 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज जो है हम करने वाले हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। अच्छे से समझाए हैं सारे क्वेश्चन मैंने, और एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको वीडियो जो है मज़ेदार लगेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेट्स ग्रुप पर। और आज जो है ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ CTET 2018 का क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे मैं CDP सेक्शन जो है आपको टीच कर रहा हूँ। और टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चन जो हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट 1 वीडियो है, आप देख लो। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। वैसे मैं आपको बता दूं ये पेपर 2 है, ठीक है। और सेट देख लेना, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पेपर 2 है ये। CTET 2018 का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन 16। सबसे पहले करेंगे टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। जो लर्नर होते हैं, आप सभी को पता है कि लर्नर जो हैं उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। एक लर्नर जो है दूसरे लर्नर से डिफ़र करता है, ठीक है। सारे ही डोमेन में, चाहे वो फिजिकल डोमेन है, चाहे कॉग्निटिव डोमेन है, चाहे इमोशनल डोमेन है, कुछ भी हो, सभी में वो डिफरेंट रहता है। अब उनको पढ़ाना है तो टीचर जो है जो विधि यूज़ करेगा, बेसिकली उस विधि को हम क्या कहेंगे, ये इसका बेसिकली अर्थ है इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से बताएं। सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, प्रिसाइशन टीचिंग, एररलेस इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो देखो इसका जो आंसर है, अगर आपको गैस भी करना है ना, तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सभी जो हैं सभी बच्चों का समझने का तरीका डिफरेंट होता है। तो अगर आप एक टीचर हैं तो आप जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का काम होगा यहाँ पे, क्योंकि आप टीचर हैं, आप बच्चों को समझाना चाहते हैं। आपको पता है कि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, सभी जो हैं सभी के सभी जो है डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, सभी का परसेप्शन लेवल डिफरेंट है। तो वहाँ पे आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। जब भी साइकोलॉजी के अंदर वर्ड ये आता है इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पढ़ाना। मतलब आपके पढ़ाने का स्टाइल कैसा होगा। तो आपके पढ़ाने का जो स्टाइल होगा वो विभेदी अनुदेशन जैसा होगा। विभेदी मतलब डिफरेंट टाइप्स जो है आप पैडागोजी यूज़ करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करोगे। सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन मतलब कोई एक स्टाइल आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसी को ही आप यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। वो जो सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन है वो किन्हीं बच्चों पे अप्लाई होगा, फिर बाकी बच्चे क्या करेंगे जो कि जिनकी परसेप्शन डिफरेंट होती है, जो बिल्कुल डिफरेंटली समझते हैं, ठीक है। या फिर एररलेस इंस्ट्रक्शन, ये कोई सी भी इंस्ट्रक्शन नहीं होती, क्योंकि कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो बच्चों को, किसी भी विधि से आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें कुछ गलतियाँ तो होती ही हैं, ठीक है। और सटीक शिक्षण ये भी नहीं होता। सटीक शिक्षण मतलब कि आप ऐसा, मतलब कोई भगवान ही होगा फिर वो टीचर कि वो गलतियां नहीं करेगा। बिल्कुल सटीक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा बच्चों को, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक जा रही है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, देख लें आप जल्दी से। Maintenance is the specific stage of learning which is antecedent to dash stage of learning। यानी कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है,
ठीक है, मेंटेनेंस मतलब प्रतिपालन, जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो देखो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। बेसिकली आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, पैवलोव का एक्सपेरिमेंट, कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पर है वो अपलोडेड। वहाँ पे पैवलोव ने बेसिकली एक कुत्ते का एक्सपेरिमेंट किया था। उसने घंटी बजाई थी, और जैसे ही उसने घंटी बजाई थी तो कुत्ते के मुंह से जो है लार टपकनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये से कंडीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कंडीशनिंग कहते हैं। वो नेचुरल रिस्पॉन्स वगैरह सब मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप देख लेना एक बार। तो मैं एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ इसके अंदर कि जैसे ही पैवलोव ने घंटी बजाई तो कुत्ते ने सलाइवा स्टार्ट किया, कुत्ते के मुंह से लार टपकनी स्टार्ट हुई। घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक्विजिशन। कुत्ते को पता चल गया था कि भाई घंटी बजेगी और मेरे को अपनी लार टपकानी है। इसे हम कहते हैं एक्विजिशन, ठीक है। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? अधिग्रहण करना, कि भाई कुत्ते ने जो है इस चीज़ को अधिग्रहण कर लिया, अपनी नॉलेज में समा लिया, ठीक है। मतलब अधिग्रहण करना मतलब गेन कर लिया इस चीज़ को, कि भाई कुत्ता समझ गया था घंटी बजेगी तो खाना आएगा, घंटी नहीं बजेगी तो खाना नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो है, अब इस चीज़ को मेंटेन भी करना है। सपोज करो कुत्ते को एक लर्निंग मिल गई, ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि इसको प्रतिपालन करने के लिए जर्नलाइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जर्नलाइजेशन करना पड़ता है। अब पैवलोव ने क्या किया कि जो है एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब वो है ना अलग अलग तरह की घंटी लेके आया। मतलब एक घंटी जो थोड़ी सी बड़ी है, एक घंटी जो थोड़ी सी छोटी है, एक ऐसी घंटी है जो लाउड साउंड प्रोड्यूस करती है, एक ऐसी घंटी है जो कम साउंड प्रोड्यूस करती है। अब उसने देखा कि एक्चुअली में अगर मैं कोई सी भी घंटी बजाऊंगा तो कुत्ते के मुंह से लार टपकती है। मतलब कुत्ता ये नहीं देख रहा है कि बड़ी घंटी बज रही है या छोटी वाली घंटी बज रही है, यार इस घंटी का साउंड कम आ रहा है, इस घंटी का साउंड ज़्यादा आ रहा है। कुत्ता ये नहीं देख रहा है, कुत्ते ने तो अपनी लार टपकानी है, वो टपका रहा है। तो इसे कहते हैं जर्नलाइजेशन। मतलब उसने जो पहले एक्विजिशन किया था, जो चीज़ पहले अधिग्रहण की थी, अब उसने अपने रूप में उसको समा लिया है, यानी कि सामान्यकरण कर लिया है। तो एक्चुअली में इसे कहते हैं जर्नलाइजेशन। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक होगा वो जर्नलाइजेशन से फिल होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो जर्नलाइजेशन है। मोटिवेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट ही अलग है। इंडिपेंडेंट का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। आत्मनिर्भरता या अभिप्रेरण करना, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो सामान्यकरण है, जनरलाइजेशन है। बात करते हैं जेजनोक बिलीव्स दैट कॉग्निशन इमोशन आर। अब जेजनोक एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके अनुसार जो बेसिकली संज्ञान है और जो भाव हैं वो क्या हैं? वो स्वतंत्र है, या वो इंटर रिलेटेड हैं, या फिर वो इंटीग्रेटेड हैं, या फिर वो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। क्या है वो कॉग्निशन और इमोशन क्या है? देखो अगर आपने पियाजे का कॉग्निशन डेवलपमेंट पढ़ा है तो वहाँ पे तो देखो कॉग्निशन और इमोशन को आपस में इंटर रिलेटेड बताया गया है, इंटर रिलेटेड। लेकिन जेजनोक जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने कहा था कि एक्चुअली में कॉग्निशन और इमोशन जो संज्ञान है और जो भाव हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कॉग्निशन और इमोशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। देखो एक बच्चा है, वो अच्छे से कर नहीं पा रहा, ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, वो पढ़ाई में कमज़ोर है, टीचर जो समझाता है वो अच्छे से समझ नहीं पाता है। तो बेसिकली कॉग्निटिव वाइज वो कमज़ोर है, ब्रेन में अच्छे से वो पकड़ नहीं पा रहा चीज़ों को। अब कुछ टाइम के बाद जब बच्चा 15 साल या 20 साल 25 साल का होता है तो बच्चा जो है गिव अप कर देता है। बच्चा ये सोचता है कि भाई मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और उसको करना भी नहीं है अब। तो एक्चुअली में देखो स्टार्टिंग में कॉग्निशन लेवल उसका इतना अच्छा नहीं था, और फिर बाद में इसी कॉग्निशन ने एक इमोशन प्रोड्यूस कर दिया बच्चे के अंदर कि वो लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये इमोशन है, ये क्या है? इमोशन है। यानी कि हमारे जो भाव हैं वो एक्चुअली में कॉग्निशन से रिलेटेड होते हैं, वो संज्ञान से रिलेटेड होते हैं।
हमारे संज्ञान से रिलेटेड वही हमारे भाव प्रोड्यूस करता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। लेकिन जैजनोक जो है वो ये कहते हैं कि कॉग्निशन और इमोशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसका जो आंसर है वो स्वतंत्र है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। जैजनोक कहते हैं कि एक्चुअली में इमोशन एक अलग चीज़ है। समटाइम्स हम सोचने से पहले भी सोचते हैं। समटाइम क्या है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, समटाइम हम बहुत ही कम गुस्सा होंगे, समटाइम हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्तेजक होंगे, और समटाइम हम कम उत्तेजक होंगे। तो ये जो कम ज़्यादा की जो भावना है ये कहाँ से आती है? यहाँ तो कॉग्निशन का कोई रोल ही नहीं है। तो एक्चुअली में इसी कॉन्टेक्स्ट में जैजनोक ने कहा था कि जो कॉग्निशन है और इमोशन है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट इसका आंसर है। उसके बाद मूव करते हैं। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performances of an already learned task. He is using, कौन से मेथड को वो यूज कर रहा है टीच करने में? पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? ठीक है, देखो बच्चों ने पहले चीजें सीखी हुई हैं, अब टीचर क्या चाहता है, जो पहले चीजें सीखी हुई हैं उसमें और सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे खुद करके दिखा रहा है, ठीक है, खुद वो करके दिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ने जैसे सपोज करो डांस सीखा है, 2 महीने पहले उन्होंने डांस सीखा था, और उसके बाद जो है वो डांस के जो मूव्स होते हैं वो भूल गए। अब टीचर यहाँ पे डांस टीचर है, अब वही मूव याद दिलाने के लिए टीचर जो है वो मूव्स करके दिखा रहा है। तो बच्चे जो हैं एक्चुअली में प्रतिरूपण कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे उसको देख के, बच्चे उसको ऑब्जर्व करके चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये बेंडूरा के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, एल्बर्ट बेंडूरा, जिनकी जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थी, और बेसिकली उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मॉडलिंग का, कि बच्चे जो हैं दूसरों को देख के सीखते हैं। तो मॉडलिंग इसका सही आंसर है। हिंदी में इसको प्रतिरूपण कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रतिरूपण कहते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, देखो आप ये कहोगे कि सर इसका आंसर इमिटेशन भी हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो इमिटेशन का यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट आंसर लगाना है। अगर यहाँ पे मॉडलिंग नहीं होता तो आप इमिटेशन यूज़ कर सकते थे या फिर ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, देने वाले ने ना ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, इमिटेशन तीनों को देख के दिमाग की दही कर दी है। तो लेकिन आपको को जो करेक्ट ऑप्शन लगाना है वो मॉडलिंग का लगाना है, ठीक है। इमिटेशन का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा कि इमिटेशन आप नकल करके, मतलब एक्चुअली बच्चों को आप सिखा रहे हो, मूव्स अपने खुद कर रहे हो, तो बच्चों को एज इट इज़ वही मूव्स करने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा वो कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इमिटेशन का मतलब वो हो जाएगा जिसकी वजह से आंसर इसका इमिटेशन नहीं है। और इमिटेशन का एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी होता है साइकोलॉजी के अंदर, नकल करना, ठीक है। बच्चे नकल करना फिर वो सीख सकते हैं। या फिर संशोधन तो वो टीचर बिल्कुल कर ही नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन भी वो नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में। वो कुछ मूव्स उनको पहले आते थे, कुछ लर्निंग उनको पहले आती थी, और टीचर जो है उसी में सुधार करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मॉडलिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। देखो मैत्र और जेनिस जो फ्रेंड हैं आपस में, और वो एक्चुअली में एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चा ऐसा है कि वो जो है किसी डिसीजन को लेने में कुछ विश्लेषण करता है, उसको एनालिसिस करता है, और विश्लेषण कैसा करता है कि भाई वो एक विकल्प सूची बनाता है और उस विकल्प सूची में नफ़े और नुकसान के बारे में सोचता है। कोई डिसीजन लेने से पहले की बात हो रही है, ठीक है। एक बच्चा ऐसा है, डिसीजन, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पे डिसीजन ले लेते हैं, चलो भाई ले लिया डिसीजन। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने इंटेलिजेंस, अपने बौद्धिक क्षमता का यूज़ करते हैं, और वो एक्चुअली में बिल्कुल सतर्क होकर डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल अलर्ट होकर डिसीजन लेते हैं। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना, वो बच्चा क्या प्रस्तुत कर रहा है, वो बच्चा जो है एक्चुअली में सतर्क प्रस्तुत कर रहा है, कि सतर्क है वो बच्चा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा चौकस, यानी कि विजिलेंट।
सॉरी चौकस नहीं होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आंसर इसका हो जाएगा विजिलेंट यानी कि सतर्क। ठीक है, अब देखो इसका जो आंसर है वो सर्विलेंस। देखो चौकस का मतलब भी तो सतर्क होना ही होता है, लेकिन देखो ये जो डिफरेंट यहाँ पे इंग्लिश का खेल है। इस क्वेश्चन पेपर में मैं ये देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है थोड़े से इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। चौकस यहाँ पे एक अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। मतलब देखो सर्विलेंस मतलब जो एक्चुअली में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह करते हैं, जो कैमरा यूज़ करता है सर्विलेंस पर्पस के लिए, वो चीज़ें हैं। ठीक है, हालांकि सतर्क या फिर चौकस का एक ही मतलब हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सर्विलेंस वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक जो है बेसिकली वो होता है कि जो मतलब अपने आप में ही जो बच्चा डिसीजन ले रहा है, मतलब किसकी सुन नहीं रहा है लेकिन अपने आप में डिसीजन ले रहा है, तो एक थोड़ा सा मतलब एक तंत्र की बात होती है कि अपने आप में उसको डिसीजन ले रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ प्रस्तुत मतलब क्वेश्चन को देख के नहीं लग रहा है। ठीक है, और आउटगोइंग का बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, तो विजिलेंट इसका आंसर है सतर्क। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ठीक है, इन डैश थिंकिंग ए चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर इवोल्वेट्स द ट्रूथ ऑफ लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स। तो बताएं इसका जो आंसर क्या है। एक समस्या सुधारक बच्चा मतलब बच्चा कैसा है, समस्या यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो समस्या को सुधारने वाला बच्चा है, प्रॉब्लम सॉल्वर है। वो किस के बेस पर, किस उसका जो थिंकिंग है वो कौन सी थिंकिंग होती है जिसके आधार पर वो कथनों की सच्चाई या संभावना प्रोबेबिलिटी का को इवोल्वेट करता है। ठीक है, देखो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एस्थेटिक सौंदर्य बोध का यहाँ पे कोई मीनिंग निकल नहीं रहा है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉन्क्रीट थिंकिंग अलग चीज़ है। ठीक है, वो बिल्कुल प्याजे के कॉन्सेप्ट में यूज़ होती है। बात आई यहाँ पे क्रिएटिव, तो क्रिएटिविटी एक अलग चीज़ होती है, सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, तो जहाँ पे मतलब एक ही चीज़ को मल्टीपल तरीक़ों से सोचने वाली बात हो। यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बच्चा है वो एक्चुअली में कथन की सच्चाई या फिर उसकी संभावना जैसे मान लो अगर मैं आपको कोई रीजनिंग का क्वेश्चन दे दूं और उस रीजनिंग के क्वेश्चन में जैसे मान लो सीरीज फाइंड आउट वाले क्वेश्चन है, सीरीज आपको पता लगानी है, तो आप जो है हर पॉसिबिलिटी को जो है एक्चुअली में इंक्लूड करोगे और सोचोगे, हर एंगल से सोचने की कोशिश करोगे, फिर जो है आप जो है उस सीरीज को फिल करने की कोशिश करोगे। हर प्रोबेबिलिटी आपको इंक्लूड करनी है। जैसे कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे समझ रहे हैं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली में आपको ऐसे क्वेश्चनों में लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे संभावना की बात आती है, सच्चाई की बात आती है, तो लॉजिक लगाना पड़ता है। और इसका जो सही आंसर है वो है लॉजिकल थिंकिंग दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आएगी। क्रिएटिव थिंकिंग आपकी सृजनात्मक बुद्धि होती है, और यहाँ पे ऐसी कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं हुआ है कि एक प्रॉब्लम को दूसरे बहुत ज़्यादा तरीक़ों से सोच रहा है या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग इसका राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल एंजॉइंग देमसेल्फ इज नोन एज। मतलब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे बच्चों को एक टास्क दी जा रही है, मतलब वो टास्क पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी टास्क है जिसको बच्चा करते हुए एंजॉय करेगा, सीखेगा, जिससे वो टास्क आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, देखो प्रोड्यूसर टाइप टास्क या फिर प्रॉब्लम टाइप टास्क, प्रॉब्लम से तो वैसे ही बच्चा घबराता है तो वो उसको एंजॉय नहीं करेगा। ठीक है, या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क, ये एक नेगेटिव वर्ड है साइकोलॉजी के अंदर। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क पे कभी भी हम ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि बच्चे को जो है ना फिर वही प्रेशर वाली चीज़ें आ जाती हैं। बच्चों को बार बार प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन दोगे तो बच्चा इंजॉय कहाँ करेगा, बच्चे कहाँ इंजॉय करते हैं उन्हें एक्चुअली में। प्रोड्यूसर टाइप मतलब निर्माणात्मक प्रकार का कोई कार्य यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली में कंज्यूमर टाइप टास्क अगर बच्चों को दोगे, उपभोक्ता प्रकार के कार्य, कि जैसे हम दुकान में जाते हैं और दुकान में जाके कोई चीज़ें जो है लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में वो जो ऐसे टाइप के जो टास्क होंगे वहाँ पे बच्चा जो है ज़्यादा एंजॉय फील करेगा और उसको एक्सपीरियंस भी होगा अगर आप उसको कुछ इस तरीके के टास्क दोगे, कंज्यूमर टाइप टास्क, उपभोक्ता प्रकार का कार्य।
ठीक है। अगर आप उसको कोई प्रॉब्लम वाली क्वेश्चंस दोगे, प्रैक्टिस टास्क दोगे तो ठीक है, एक इक्का दुक्का वो इन्जॉय करेगा, इतना इन्जॉय नहीं करते हैं वहाँ पे बच्चे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से भी क्या आंसर की में भी इसका जो राइट आंसर है वो कंज्यूमर टाइप टास्क है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 भी थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। मल्टी सेंसरी अप्रोच, जहाँ पे एक से ज़्यादा सेंस लगानी पड़ी, ऐसी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटोरी, टैक्टाइल एंड सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग। मतलब एक बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। देखो मल्टी सेंसरी अप्रोच की बात हो रही है, यहाँ पे मल्टी सेंसरी अप्रोच की बात हो रही है, और ऐसी अप्रोच में देखो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। विजुअल का मतलब दृश्य, ऑडिटरी मतलब श्रव्य सुनने वाला काम, टैक्टाइल मतलब स्पर्श, और सेंसेस मतलब संवेदनाएं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। देखो मैं आपको अच्छे से एक चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे। देखो इसका जो आंसर है वो काइनेस्थेटिक हो जाएगा। काइनेस्थेटिक अगर आपने इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी हुई है तो वहाँ पे आपने एक एबिलिटी है पढ़ी होगी, काइनेस्थेटिक मतलब गतिबोधक। ऐसी एबिलिटी जो आपके बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड है, पोस्चर से रिलेटेड नहीं है, गेस्चर से रिलेटेड नहीं है कि आप किस तरीके खड़े हो, किस तरीके से खड़े हो, किस स्टाइल से खड़े हो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे पोस्चर रिलेटेड बात आ जाती है, ठीक है, तो वो होता है वेस्टिबुलर, और वेस्टिबुलर में कोई सेंस यूज नहीं होती है, ठीक है। और परसेप्चुअल या फिर ऑब्जर्वेशनल यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। काइनेस्थेटिक मतलब जहाँ पे बॉडी की मूवमेंट, देखो काइनेस्थेटिक एबिलिटी जिनके अंदर होगी बेसिकली वो बच्चे जो हैं आपके या तो अच्छे डांस में माहिर होंगे, या फिर डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर पायलट बन सकते हैं। ऐसे तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है आपको। तो स्कूल के अंदर अगर आप कुछ एक्टिविटी बच्चों को दे रहे हो जहाँ पे विजुअल भी है, ऑडिटरी भी है, टैक्टाइल भी है, यानी कि स्पर्श चीज़ें भी हैं, और कुछ ऐसी सेंसेस जहाँ पे काइनेस्थेटिक का बोध हो, ऐसी सेंसेस जहाँ पे बेसिकली अपनी पूरी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें, मतलब बच्चों को बॉडी कोऑर्डिनेट करनी पड़े, जैसे कि डांस एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराते हैं, जैसे कि बच्चों को स्पोर्ट्स खिलवाते हैं जहाँ पे बच्चे की पूरी बॉडी जो है एक्टिव हो। तो ऐसी एक्टिविटी जो है लर्निंग के अंदर जो है हम कराते हैं जहाँ पे मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ होती है। तो इसका जो आंसर है वो काइनेस्थेटिक सेंस यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं जल्दी से। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। देखो अब ये जो है क्वेश्चन, आपके दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। एक तो कास्केड डेवलपमेंट होता है, स्फेलोकोडल, जिसको स्फेलोकोडल भी बोलते हैं, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो डेवलपमेंट होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है, यानी कि केंद्र बिंदु से बाहर की तरफ जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होगा। तो एक्चुअली में देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ते हैं। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट, यानी कि केंद्र बिंदु से आउटरवर्ड बॉडी टूवर्ड्स पेरीपेरी, ठीक है, मतलब शरीर के केंद्रीय भाग से लेके परिधियों या फिर अंगों की ओर, मतलब हर्ट से लेके, आप कह सकते हैं हर्ट से लेके और पूरा, मतलब अगर आप पूरी बाजू को फैलाओगे तो फिंगर टिप तक, हर्ट से लेके फिंगर टिप तक जो ये डेवलपमेंट होता है इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, यानी कि केंद्र बिंदु से लेके बाहर की तरफ होता है, टूवर्ड्स आउटरवर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट इसका सही आंसर है, यानी कि मध्य से लेके बाहरी विकास के सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड होता है ऐसा डेवलपमेंट। उसके बाद बात करते हैं, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पे, अब देखो बच्चों की बात हो रही है ना, ये ट्रिक जो है आप हमेशा अगर यूज़ करोगे तो एक से एक पैडागोजी का जो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे।
स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है। देखो बच्चों की बात हो रही है तो ऑप्शन में केवल बच्चे ढूंढना, ऐसा ऑप्शन आपको पिक करना है जो केवल बच्चों के बारे में बात करे। ठीक है, स्कूल समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पे पहला ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। देखो यहां पे कोई बच्चे की बात नहीं हो रही है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, यहां पे भी कोई बच्चों की बात नहीं हो रही है। तीसरा ऑप्शन प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, यहां पे भी कोई बच्चों की बात नहीं हो रही है। चौथा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो देखो फोर्थ ऑप्शन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहां पे बच्चों की बात हो रही है। और साइकोलॉजी में हमें ऐसे ऑप्शन ही तो ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारी स्टडी ही लर्नर बेस्ड है, या आप कह सकते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बच्चों की बात हम करनी है और प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होता है। ठीक है, जहाँ पे हम बच्चों के लिए एक्टिविटी सोचते हैं, बच्चों के लिए पूरे स्कूल का जो डे का पूरा शेड्यूल हम सेट करते हैं वो सब कुछ बच्चों के लिए होता है, शिक्षकों के लिए नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इफ यू जॉइन ए टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर इन योर ग्रुप्स यू आर एग्जिबिटिंग। मान लो आप बच्चे हैं, मान लो एक स्टूडेंट है और वो टीचर का एक समूह है, मान लो उसमें 5-6 टीचर्स हैं और वो बच्चा जो है उस ग्रुप के अंदर है, मतलब वो बच्चा है, बाकी सारे टीचर हैं वहाँ पे। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है उनको रिप्लिकेट करने की कोशिश करता है, जैसे टीचर अपनी ड्रेस पहनते हैं वैसे ही बच्चा पहनने की कोशिश करता है। तो एक्चुअली में बच्चा जो है क्या प्रस्तुत कर रहा है, क्या बच्चा जो है प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है? ओबीडियंस, कॉम्प्लियंस, कन्फर्मिटी, ग्रुप आइडेंटिटी। देखो इसको एक्सक्लूड टेक्निक से हम यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओबीडियंस या फिर कंप्लियंस या फिर ग्रुप आइडेंटिटी, ये ऑप्शन नहीं हो सकते यहाँ पे। यानी कि समूह अंगीकारता, भाई कोई आज्ञा थोड़ी ना दे रहा है उसको कि हम जैसी ड्रेस पहन रहे हैं आप भी वैसे ही पहनो। ठीक है, या फिर वो बच्चा जो है किसी का निर्देश पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। या फिर वो जो है वो बच्चा समूह की पहचान का हिस्सा है, नहीं, वो एक्चुअली में टीचर का समूह है तो उसकी जो पहचान है वो टीचर्स है, बच्चा नहीं है। तो ग्रुप आइडेंटिटी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, समूह की अनुरूपता का वो प्रदर्शन कर रहा है, कन्फर्मिटी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आप सभी ने बेसिकली पियाजे का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में काफ़ी बार बता चुका हूँ, आज फिर से बता देता हूँ कि जो बच्चे छोटे होते हैं, याद रखना जो बच्चे छोटे होते हैं, बस इसी में ही हिंट है इस क्वेश्चन का। जो बच्चे छोटे होते हैं वो एक बेसिकली आप कह सकते हैं विशेषता शो करते हैं कि उनके सामने अगर आप कोई चीज़ रख दोगे तो वो समझेंगे कि हाँ भाई हाँ ये चीज़ इस संसार में है, ये संसार में एग्जिस्ट करती है। और जैसे ही उस चीज़ को आप उठा लोगे वहाँ से वो भूल जाएंगे उस चीज़ के बारे में। ठीक है, वो बिल्कुल भूल जाएंगे। तो ये पियाजे की कौन सी स्टेज में ये विशेषता बच्चा शो करता है? प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर सेंसरी मोटर? तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। देखो अगर किसी वीडियो में मैंने आपको अगर इसका आंसर प्री ऑपरेशनल बताया है तो बिल्कुल गलत हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँगा। इसका जो सही मायने में आंसर है वो सेंसरी मोटर है। सेंसरी मोटर में बच्चा जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही छोटा होता है तो उसकी जो सेंसेस है वो इतना काम नहीं करती, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो एक्चुअली में बच्चे की सेंसेस मैच्योर होती चली जाती हैं। ठीक है, तो सेंसरी मोटर इसका सही आंसर है। संवेदी गामक, ठीक है, जो स्टेज होती है उसमें बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस शो करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होता है, जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो योजना है वो किसके ऊपर बेस्ड है? मतलब एक बच्चे को लेके इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बना रहे हैं, एक बच्चे को लेके ही एक प्रोग्राम डेवलप हो रहा है। तो एक्चुअली में देखो बच्चे की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, तो ऐसा ऑप्शन आप देखो जहाँ पे बच्चे की बात होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम होता है जहाँ पे हम बच्चे को सेंटर में रख के सारी चीज़ों का अनुपालन करते हैं। ठीक है,
तो बाकी जो भी ऑप्शन आप देख रहे हो वो सारे कंफ्यूज करने के लिए है। ओपन स्कूल, ई लर्निंग, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशल बच्चों के लिए होता है, ठीक है, जो कि डिसेबल बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। थोड़ी सी गलती हो गई है, क्वेश्चन नंबर 29 मैं पूरे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन आप यहीं से देख लें। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है, मैं इसी में ही समझा दूंगा। आपको ये डैश फिल करना है और क्वेश्चन पढ़ लो, आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्चुअली में जो शब्दों को मिलाकर, जो शब्द उन्होंने सीखे हुए हैं, जो शब्द वो सीखते हैं, उनको मिलाकर वो छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं या शुरू कर देते हैं बोलना। तो एक्चुअली में आपको यहाँ पे मंथ वाइज, यहाँ ईयर वाइज नहीं है, ये मंथ वाइज, महीनों में यहाँ पे एज ग्रुप बताना है कि ऐसे बच्चे कौन से एज ग्रुप में आते हैं जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअली में जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यही इसका राइट आंसर है। 18 महीने से लेके 24 महीने। 18 महीने मतलब 1.5 साल, 24 महीने 2 साल। तो 1.5 साल से लेके 2 साल के बीच का जो बच्चा होता है वो ऐसा विशेषता शो करता है कि छोटे छोटे शब्द को जोड़ के वो टूटा फूटा एक वाक्य बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वहाँ पे वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। और आज का 30th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाय। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है, पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इंटेलिजेंस क्वोशेंट को हिंदी में कहते हैं IQ। बुद्धि उपलब्धि भी आप कह सकते हो। जो IQ है वो किसने डेवलप किया? अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। यहाँ पे मोस्टली बच्चों ने बिने को ऑप्शन लगाया होगा। 1912, 1912, 1910 की बात है ये। बिने ने जो है IQ टेस्ट को डेवलप किया था। आप याद रखें इस चीज़ को, बिने ने IQ टेस्ट बनाया था। अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता कि IQ टेस्ट सबसे पहले किसने बनाया, किसने कंडक्ट कराया, तो वो हैं बिने, अल्फ्रेड बिने, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बिने से पहले ही एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने IQ टर्म को डिस्क्राइब किया था, ठीक है, उनका नाम था स्टर्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टर्न है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका जो आंसर है वो बिने लगाया होगा। बिने ने जो है टेस्ट को डेवलप किया था, कंडक्ट कराया था, लेकिन स्टर्न ने जो है पहले दफ़ा कि जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था, ठीक है, स्टर्न ने। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और जो ये क्वेश्चन पेपर हमने किया है ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2 है ये, ठीक है। CDP सेक्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। बताना मेरे को कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 2 है ये। आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना, देख देख के अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप दूसरों के नोट से पढ़ रहे हो तो ये बहुत भारी गलती कर रहे हो आप, और अगर आप अपने नोट से पढ़ रहे हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ तरीके से आप इस चीज़ को इस तरीके से ही करना चाहिए कि अपने हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने चाहिए, और एंड में जो है उनसे ही आप पढ़ना, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इजाज़त दो, नेक्स्ट टाइम किसी और पेपर के साथ आऊँगा मैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।